स्पीशीज़ होती हैं, राइजोपस है, लिक्थीमिया है, एप्सीडिया है, सिक्रोमाइसिस है, सिम्प्लिस्टेरम है। बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तरह तरह की स्पीशीज़ होती हैं और इन जीनस की सब स्पीशीज़ वगैरह भी होती हैं। तो ये कई तरह की बीमारियां करती हैं, लंग्स में भी इन्फेक्शन कर सकती हैं, गुर्दों में भी इन्फेक्शन कर सकती हैं, इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन कर सकती हैं। और आजकल जो देखा जा रहा है, जो कोविड में लोगों को स्टेरॉइड और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ मरीजों में, सभी मरीजों में नहीं, कुछ मरीजों में जो है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस पाई गई है। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में ये जो फंगस जो ये करता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, आँखों के अंदर फैलता है और फिर जो है ये ब्रेन में भी जा सकता है। तो क्योंकि ये फंगस प्राय यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, तो इस तरह की कोई पहले स्टडी हुई नहीं है। तो हम लोग भी ये करके देखना चाहते हैं कि इन अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग दवाइयों का क्या असर होता है। अच्छा, ये मतलब पहले से जो दवाइयाँ चल रही थी उसके अलावा और भी दवाइयों का भी विकल्प खोजा जाएगा क्या इस दौरान? नहीं नहीं, ये 3 ही दवाइयाँ इसमें कारगर हैं। एक तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, फोसाकोनाजोल, इसापोकोनाजोल, और कोई दवाई नहीं। ये कितना कारगर है ये केजीएमयू में? ये कितना कारगर है, कौन सी स्पीशीज़ में कितना कारगर होंगी, ये हम लोग लेबोरेटरी में पहले टेस्ट करके देखेंगे, फिर देखेंगे इसका कितना क्लिनिकल कोरिलेशन है। ये कितने दिनों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर शुरू होने वाली? हम लोगों ने ये जांच करना शुरू कर दी है और जैसे जैसे मामले आएंगे वैसे वैसे हम लोगों के पास इसका डेटा कलेक्ट होता जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी टीवी खोला है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अभी अभी आए हैं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज की चर्चा बहुत अहम है क्योंकि कोविड के बाद म्यूकोसिस और दूसरे इफेक्ट्स और दूसरी बीमारियां, ब्लैक फंगस जैसे नाम आप सुन रहे हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, किसको हो सकता है? जिसको कोरोना हुआ है वो ठीक हो चुका है तो क्या उसे भी हो सकता है? इसका इलाज क्या है? इन्हीं सवालों के आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और यहां वहां का ज्ञान नहीं, सीधा एक्सपर्ट से आपकी बात कराएंगे। तो हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के नेशनल कमिटी के मेंबर, इसके साथ साथ जेएनयू के चेयरपर्सन सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार जी डॉक्टर राजीव, आज मेरे पास इतने सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए क्योंकि आम लोग इतने सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत थी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछता हूं सर, कोरोना के बारे में करीब करीब बच्चा बच्चा जान गया है क्योंकि हम 2 साल से इसका दंश झेल रहे हैं, लेकिन ये म्यूकोसिस, ये ब्लैक फंगस, आफ्टर कोविड इफेक्ट्स, इनके बारे में सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है जो ऑथेंटिक नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति कोविड के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक हो चुका है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो उन पेशेंट्स को हो रही हैं जो कभी कोरोना से संक्रमित रहे हैं? देखिए, एक तो कोविड जो बीमारी है वो भी काफी खतरनाक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 85 to 90% में ये एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड रहता है और वो ज्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लाइक एनी अदर वायरल फीवर। करीब 5% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल केयर चाहिए और उनमें से एक छोटे से एक और फ्रैक्शन है जिनको इंटेंसिव केयर चाहिए। और ये भी हमें मालूम है कि इंटेंसिव केयर के साथ साथ काफी संख्या में लोग, और जिनमें छोटे बच्चे भी हैं, नियोनेट भी है, जो कई एक महीने की कम की उम्र के जो हैं, वो भी इलाज होके वापस आ रहे हैं ठीक ठाक। तो ये तो एक बहुत एक पॉजिटिव बात है और ये आशा की बात है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो लोग कोविड से ठीक हो गए, उनमें एक लॉन्ग कोविड या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जिसमें कई चीजें सम्मिलित हैं, वो देखने को मिलता है। और वो भी उनमें भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो उनमें एक तो यह है कि जो कोविड से ही मिलता जुलता माइनर सिम्टम्स है, वही सिम्टम्स जो वायरल फीवर के टाइप है, जिसमें टायर्डनेस है, फटीग है, डिजनेस है, कई बार उल्टियां भी होती है, डिप्रेशन उसमें बहुत कॉमन है।
लेकिन वो हम तब इसको पोस्ट कोविड के लेबल देते हैं जब ये एक तो क्लियरली 4 हफ्ता बाद शुरू होता है। इमीडिएट पोस्ट कोविड भी थोड़े से वीकनेस वगैरह रहेगा, बट अगर क्लियरली ये नई तरह से शुरू होता है। लेकिन एक जो आप शुरू में बात कर रहे थे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें हार्ट, लंग्स, पर्टिकुलरली लंग्स हमें मालूम है पोस्ट कोविड जिसमें वो काफी गंभीर रूप ले लेता है और जिसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन और इलाज की जरूरत है। और पर्टिकुलरली लंग्स के लिए वो लाइफ लॉन्ग इलाज का भी जरूरत हो सकती है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सपोर्ट। ये भी है कि डायबिटीज बहुत कॉमन है हमारे देश में, हार्ट डिजीज भी बहुत कॉमन है और वो भी पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है या डायबिटीज कंट्रोल के बाहर जा सकता है। यही वो डॉक्टर दासगुप्ता वो सवाल है जो हम आम दर्शकों के पूछना चाहते हैं। और इस वक्त पैनल में हमें और एक एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, फॉर्मर डीन, रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री डॉक्टर संतोष के चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, इस वक्त लोग कंफ्यूज हैं म्यूकर और ब्लैक फंगस में, क्या ये एक हैं, अलग हैं, तो कैसे अलग हैं और कितने घातक हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी अर्ली डेज है और इसकी अभी जांच जो है शुरू हुई है। लेकिन ये भी है कि ये ब्लैक फंगस जो है पहले से हुआ करता था, अब क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में लोगों को हो गया है और जैसे रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर साहब ने बताए, जिनको डायबिटीज है, जिनका इम्यून कंप्रोमाइज्ड है, जिन लोगों को और बीमारियां हैं, उन लोगों को ये ज्यादा होने की चांसेस हैं और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। इसमें कि अगर मान लीजिए अगर ब्लड वेसल्स में चला गया, रेटिनल उसमें चला गया, तो ब्लाइंडनेस होने के चांस हो जाते हैं। तो ये जो है इस समय नए भय का कारण ये ब्लैक फंगस है। इसका नाम भी कुछ ऐसा है, थोड़ा डरावना का नाम है ब्लैक फंगस, लेकिन ये लोगों को बहुत चिंता हो रही है इसकी वजह से। लेकिन जैसे आपको अगर ये जो इन्फेक्टिव डिसीज के लोग हैं वो बताएंगे कि कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में लोगों को संक्रमण हो रहा है, इसीलिए ये जो है एक बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया है। आपसे आपकी जो एक्सपर्टीज है डॉक्टर चतुर्वेदी जी, उससे जुड़ा मैं सवाल, यानी आम आदमी कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग रखे, कैसे अपनी वो साइकी स्ट्रांग रखे, मैं वो उस पर पूछता हूं मैं आपसे वो सवाल। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजीव, मेरा आपसे एक सवाल ये है सर, बड़ी जो कंफ्यूजन है इस वक्त, जो असमंजस है वो ये, अगर आंख लाल हो जाए आदमी कंफ्यूज, कंजक्टिवाइटिस है या कोई पोस्ट कोविड इफेक्ट है और ब्लैक फंगस है दूसरी चीज है। अगर सिर में दर्द होने लगे तो वो पुराना वाला माइग्रेन उठ रहा है, पुराना सिर दर्द है, या कुछ नई चीज शरीर में पनप रही है जो हमें पता नहीं है। कैसे आम आदमी पहचाने इन लक्षणों को, या फिर कोई भी लक्षण हो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद का वैद्य या डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये तो जाहिर है कि कोविड के अलावा भी सारी बीमारियां जो हमें पहले भी होती थी वो आज भी है, वो रहेंगे हमारे साथ। इसलिए हर माइनर सिम्टम पे ज्यादा चिंतित होना या पैनिक करना वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए एक ऑप्शन ये है कि आप शुरू में ही टेली कंसल्टेशन करें और कई राज्यों में ये इस तरह के हेल्पलाइंस मौजूद हैं या कम्युनिटी स्तर पे भी ये हेल्पलाइंस अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रली बहुत मुश्किल होता है। अपनी भाषा की बात है, अपनी सिम्टम्स जो अपनी भाषा में हम बता सकते हैं वो कई बार सेंट्रल या नेशनल हेल्पलाइन में वो संभव नहीं है। लेकिन ये काफी हद तक जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो टेली कंसल्टेशन से या कोई और हेल्पलाइन के जरिए से इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। और खासकर जो आपके निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे तो जरूर संपर्क करें। पर यह भी साथ साथ सही है कि कोविड के मेजॉरिटी जो सिम्टम्स हैं वो भी काफी माइनर होते हैं या माइनर प्रेजेंटेशन होता है शुरू में, और चूंकि ये काफी मात्रा में फैल गया है तो इसलिए जो चिंता है वो भी सही है। इसलिए चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से या कोई और मैसेजिंग के माध्यम से
या सीधा संपर्क करें अपने चिकित्सक से, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर से हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों डॉक्टर्स पर बहुत लोड है, क्योंकि भारत में जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और ऐसे में वो डॉक्टर जिन्हें दिन में 15 या 20 फोन आते थे टेली कम्युनिकेशन के, या उनसे जब मदद मांगी जाती थी, आजकल डॉक्टर्स दिन रात फोन पर रहते हैं, और हो सकता है कि चिड़चिड़ापन खुद भी उनमें आ जाए कि मैं कितना लोड सहूं। लेकिन हम हाथ जोड़कर यह भी विनती करते हैं कि इस वक्त आप ही हैं जो इस देश के लोगों को बचाएंगे। तो हो सकता है, हालांकि हमारे साथ जो डॉक्टर चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं वो खुद भी बताएंगे कि हमें कैसे स्ट्रांग रहना है, डॉक्टर्स को कैसे स्ट्रांग रहना है। लेकिन एक सवाल यहां बहुत अहम है डॉक्टर राजीव, वो ये कि ऐसे अभी बहुत से डॉक्टर हैं या रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या सीएचसी पीएचसी के इंचार्ज हैं जिनको नहीं पता कि अभी म्यूकर, ब्लैक फंगस, कोविड, कंजक्टिवाइटिस, इनमें कैसे डिफरेंशिएट करें आम आदमी के सिम्टम्स को। तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये सवाल मेरा किसी लेमन के लिए नहीं है, ये आप ही की फील्ड के डॉक्टर्स के लिए है। नहीं, पहली बात यह है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस जिससे हम बहुत चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए हैं, दो मुख्य कारण हैं। एक तो इसमें ट्रीटमेंट के बावजूद कुछ मोर्टेलिटी है जो कोविड मोर्टेलिटी से अधिक है, मतलब इन एडिशन टू अ डायरेक्ट मोर्टेलिटी फ्रॉम कोविड। और दूसरी बात है, चूंकि ये ज्यादातर फेस यानी आंखें, जॉज, इन एरियाज को अफेक्ट करता है, तो इसमें डिसफिगरमेंट हो जाता है, हो सकता है अगर ये लेट ट्रीटमेंट शुरू हो या ट्रीटमेंट में ना रिस्पॉन्ड करे एडिक्वेटली। और इसलिए ये इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की भी जरूरत होती है, यानी मामला बहुत लंबा हो जाता है। और डिसफिगरमेंट के कारण डॉक्टर चतुर्वेदी एक साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसको बेहतर समझा पाएंगे कि इस डिसफिगरमेंट के कारण कोविड के अतिरिक्त जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं वो रियली वो चिंता की बात है। लेकिन मैं फिर भी ये बार बार कहूंगा कि म्यूकोरमाइकोसिस जो हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही एक छोटे एक सब ग्रुप में देखने को मिल रहा है। पहली बात यह है कि अगर हम 100 या 1000 या लाख मरीज देखते हैं कोविड के, उसमें से बहुत ही कम संख्या में लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस मिलेंगे आपको। सेकंड, म्यूकोरमाइकोसिस हमारे देश में पहले भी होते थे, लेकिन वो बहुत ही कम गिने चुने केसेस होते थे। अब जाहिर है कि कोविड वार्ड में या पोस्ट कोविड हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ केसेस में, ये नहीं कि हर केस में, कुछ केसेस में वो हॉस्पिटल के अंदर भी स्प्रेड होता है। इसकी नॉन एविडेंस है। तो इसलिए हॉस्पिटल के अंदर भी इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सबको मालूम है कि इस समय जिस तरह से ओवरलोडेड हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, इसमें डॉक्टर राजीव, ये आपने जो एग्जांपल दिया है सर, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है इस दौर में, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे खुद एक फोन आया। मेरी एक रिश्तेदार जिनकी माताजी कोविड पॉजिटिव थी, वो हॉस्पिटल में थी और उनकी टेक केयर उनकी बेटी कर रही थी, और उनकी बेटी की आंखें अब लाल हैं। वो अपने खुद को लेकर चिंतित हैं और उनको सिम्टम्स भी कोविड वाले हैं। उन्हें डॉक्टर से जो बात हुई, सजेस्ट उनको वही किया कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि इस वक्त रिस्क नहीं लिया जा सकता। तब ये जानते हुए कि आप हॉस्पिटल जा रही हैं, वहां पर ख्याल रख रही हैं अपनी मम्मी का, और ये इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं डॉक्टर राजीव। तो ऐसे में आप यही सजेस्ट करेंगे कि आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं, इसे कोई मामूली कंजक्टिवाइटिस या फिर कोई इंफेक्शन ना समझें। जी बिल्कुल। अब लगभग 2 तरह के सिचुएशन है राज्यों में। एक तो कुछ राज्यों में ये है जहां बिल्कुल ही वो मरीज के जो परिवार के लोग हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं मरीज के कांटेक्ट में आने में। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां बहुत ज्यादा संख्या में मरीज पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, जहां आपको पता है एक बेड में हो सकता है कि मल्टीपल पेशेंट हो, या फ्लोर पे पेशेंट है, या ट्रॉली पे पेशेंट है। सिंपली जो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है वो सिंपली एडिक्वेट नहीं है। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं या हो सकता है उनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हों
जहां वो केयरिंग के लिए या पेशेंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो केयर के लिए, कई बार छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, जहां वो फैमिली मेंबर को अलाउ कर रहे हैं इन पीपीई किट्स, ये नहीं कि ऐसे ही जा रहे हैं इन पीपीई किट्स, लेकिन पीपीई किट के बावजूद जैसे हमें मालूम है कि डॉक्टर्स, नर्सेस, बिल्कुल ऑब्वियसली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। और सर देखिए, डिबेट का हमारा ये मकसद नहीं है कि पीपीई किट्स मिल रही है कि नहीं। हमने तस्वीरें देखी है कि कोविड वार्ड में लोग अपने पेशेंट की पीठ थपथपा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, जो उनको बताया जा रहा है वो कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर राजीव, लेकिन इस बार चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर भाटी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर चतुर्वेदी हैं और साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आप मेरी साइकी इस वक्त समझ रहे होंगे। कुछ सवाल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं इस वक्त जानना चाह रहा था डॉक्टर राजीव से, इसलिए मैं आपके पास बीच में 2 सवालों में नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इतने नकारात्मक माहौल में, इतने नेगेटिव माहौल में कोविड नेगेटिव रहें, मन से पॉजिटिव रहें, ये बहुत अहम है। कैसे करें अपने दिमाग को ट्रेंड इसके लिए हम, इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई जानने वाला इस धरती को छोड़कर चला जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कि उनके आसपास लोगों को कोविड नहीं हुआ होगा। हर इंसान का कोई ना कोई रिश्तेदार को पॉजिटिव हुआ होगा, फिर ठीक ठाक हो गए होंगे। लेकिन जैसे पहले एक डॉक्टर साहब ने बताया था, लोगों को जो सही जानकारी है उस पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि 90-95% में लोगों में एकदम ये साधारण सा फ्लू जैसा रहता है, ठीक हो जाता है। बाकी जो 4-5% है उसमें से आधों को जो है सीवियरिटी हो जाती है, उनको हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़े, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़े, और एंड में जाके केवल 1% या 1.5%, 0.5% लोगों में मोर्टेलिटी होती है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो 1% भी हजारों में आता है, तो उसको देख के, उसको सुन के, उसको बारे में सोच के स्वाभाविक है कि इंसान जो है नेगेटिव होगा। लेकिन क्या हो रहा है, लोग पॉजिटिव वाली तरफ को नहीं देखते हैं। ये एक मन की प्रक्रिया है। मन जो है एक ही चीज को एक समय में देख सकती है, तो लोगों को ये भी देखना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए कि देखिए मेरे फलाने रिश्तेदार को हुआ लेकिन वो ठीक हो गया। जैसे मैं अपने बताऊं, मेरे कई रिश्तेदारों को हुआ और सब ठीक हो गए। कुछ एडमिट भी हुए, लेकिन वो एडमिशन के बाद बाहर भी आ गए। लेकिन इस तरह से अगर लोग शेयर करेंगे तो उसे पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन इसकी वजह से ये ना हो जो अभी पिछले 2-3 महीने पहले हुआ था। क्या हुआ था, क्योंकि जब ये लॉकडाउन वगैरह ठीक हो गए थे, लोग दबंग हो गए थे, लोगों में से भय चला गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि जो डर गया वो बच गया। डर रखना बहुत जरूरी है। डर की वजह से इंसान सावधानी बरतेगा। अब भी जो है कई जगहों में मैं देखता हूं कि लोग जो है मास्क नहीं पहनते हैं, लोग एक दूसरे के पास चले जाते हैं। वो आपके पास आए कोई बात नहीं, आप उनसे दूर चले जाइए। इसमें इंसान को अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी है। आपने डॉक्टर चतुर्वेदी, अपनी जान का इस वक्त व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। और दूसरा, आज आपने जो एक वाक्य कहा है, जो डर गया वो बच गया। डरना मतलब पैनिक नहीं है, डर का मतलब समझना है। यहां पर डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे हैं कि आप समझदार बन जाइए तो आप बचे रहेंगे। डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, इस वक्त बहुत लोड्स है पैथ लैब्स पर, इमेजिंग लैब्स पर, और उसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति टेस्ट कराना चाहता है। ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसको जो सजेस्ट कर रहा है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर पढ़ रहा है, फौरन टेस्ट कराने पहुंच रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, म्यूकर, जैसे म्यूकोसिस हम कह रहे हैं, ब्लैक फंगस कह रहे हैं, क्या इसका कोई टेस्ट है? क्या किन किन लोगों को यह टेस्ट कराना चाहिए और अमूमन इसकी क्या कॉस्ट रहती है? यह बहुत बेसिक सवाल है जो व्यक्ति जानना चाहता है इस वक्त। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये वाली बात है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी पैनिक बहुत ज्यादा हो गए हैं हर चीज को लेके। कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पे खबर देखते हैं और उनको लगता है कि शायद उनको भी वही सिम्टम शुरू हो जाते हैं। टेस्टिंग की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो माइल्ड सिम्टमेटिक है, जो घर में भी है। अब हमारे पास कॉल आने लग गई है जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है गले में, उनको लगता है कि मुझे भी म्यूकर तो नहीं हो गया, मुझे भी तो ब्लैक फंगल नहीं हो गया। सारे डायबिटिक्स को लगता है कि शायद मेरा कोरोना तो ठीक हो गया, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि अपने डॉक्टर के टच में रहें, खुद से ना आए टेस्ट कराने के लिए। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने पूछी इसके अंदर कि इसके लिए क्या टेस्ट है, इसके लिए हम एमआरआई टेस्ट करते हैं, एमआरआई कंट्रास्ट के साथ,
जी। तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 से 10 हजार के बीच में आती है। तो इसलिए महंगा टेस्ट है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं कराना। सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सबको लगता है कि अच्छा, अगर उनका टेस्ट मैं सर पॉजिटिव आ आपसे गया तो उनको तथ्यात्मक पूछता हूं, मैं प्रॉब्लम होनी। स्टैटिकल पूछता हूं ये सवाल। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं, आपकी लैब में, आपकी लैब्स में, और उनको लगता है कि उनको म्यूकल हो गया है, लेकिन उसमें से कितने % लोग वाकई म्यूकल के पेशेंट निकलते हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल बात करें अगर हम पिछली वेव से इस वेव का कंपैरिजन करें तो आप देखिए नंबर्स ओवरऑल बढ़े हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, चाहे हमारी हॉस्पिटल में जो एडमिशन रेट है, हमारी जो डेथ रेट है, वो सब बढ़ी है। तो जब इस तरह से केसेस बढ़ते हैं तो जो पोस्ट कोविड चीजें होती है, जिसमें चाहे क्लॉट वाले हों चाहे म्यूकर वाले हो, डेफिनेटली वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि मॉडरेट मतलब आपके सीवियर केसेस काफी हॉस्पिटलाइज रहे थे इस तरह के, जिनको जरूरत पड़ती है। हाँ, केसेस आ रहे हैं, अगर पिछली बार के कंपेयर में करें, रेगुलर केसेस आ रहे हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, पर लोगों की इंक्वायरीज ऐसी आती है कि मुझे हो तो नहीं गया, मैं क्या टेस्ट कराऊं, है ना। बट अभी जो कराने के लिए आ रहे हैं वो तो डॉक्टर के थ्रू आ रहे हैं, या जो हॉस्पिटलाइज्ड है डिस्चार्ज होने के बाद, तो उनमें तो खैर दिख रहा है, मिल रहा है। बट हाँ, अब लोगों में थोड़ा ज्यादा हो गया है कि शायद मुझे होना, तो वो खुद से पूछने आते हैं, इंक्वायरी यही करने आते डॉक्टर हैं। भाटी, यही वो बारीक लाइन है जिस पर आज आप तीनों खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीच में एक शगल चला, बीच में एक फैशन हो गया कि अगर आपको कोरोना है तो फौरन आरटी-पीसीआर के बाद आप अपना सीटी स्कैन करा लीजिए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 400 एक्सरे के बराबर एक सीटी स्कैन है, आपकी बॉडी को इतना डैमेज कर देगा कि बाद में जाकर आप कैंसर के पेशेंट बन सकते हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि डरना कब नहीं है, कब डरना है, कब समझदारी बरतनी है, ये बहुत अहम सवाल है। और मैं आप तीनों को एक बार फिर शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि तीनों डॉक्टर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और जान बचाने वाली चीजें आपको बता रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और जैसा हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना हुआ, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब आप 4 महीने के लिए एंटीबॉडी वाले सुपरमैन हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो यह डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं और जिनके बारे में आप सुन चुके हैं कि थर्ड वेव में बच्चे इसके संक्रमण में आ जाएंगे, तो यह डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए, यह विशेष प्रोग्राम आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आसपास आप लगातार सुन रहे हैं म्यूकल, ब्लैक फंगस, उनको लेकर अगर आप सवाल मन में सोच रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह खास कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। कोई फेसबुक का ज्ञान नहीं, कोई व्हाट्सएप की बात नहीं, सीधे सीधे उन एक्सपर्ट से हम आपकी बात करा रहे हैं जो सर्टिफाइड हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो क्रेडिबल हैं, यानी जो विश्वसनीय हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यहां वहां का ज्ञान मत लीजिए, यह ज्ञान आपको ले डूबेगा। इसीलिए एक्सपर्ट की बात सुने, उनसे जाने अपने सवालों का जवाब, और आपके मन में जो सवाल है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सवालों के जवाब जानूं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस ब्रेक के बाद। हम आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी हैं, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू के चेयरपर्सन हैं, इतने सीनियर डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत सम्मान के साथ एक बार फिर स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजीव, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत फिर आपसे कर रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल यह है सर, जो मैंने सवाल उस वक्त मैंने पूछ लिया था डॉक्टर चतुर्वेदी से, सर कैसे डिफरेंशिएट करें आम सिम्टम्स में, म्यूकल के सिम्टम्स में? आम आदमी कुछ तो हिसाब किताब लगाए कि भाई ये हो गया है तो ये करना है, अब यहां जाना है। नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस पहले मींस कोविड के पहले या कोविड के अलावा भी होता है जी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर समझ लीजिए, ये कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ भी सिम्टम हो म्यूकोरमाइकोसिस तो हम नहीं सोचते, वो अगर सोचते हैं तो बाकी चीजें एलिमिनेट होने के बाद या टेस्ट होने के बाद ही सोचते हैं। ये तो आम कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जो कोविड से ग्रस्त हैं या पोस्ट कोविड है, उन कॉन्टेक्स्ट में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पिछले साल भी, पिछले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस हुए थे इंडिया में, और वो दिल्ली और बॉम्बे के बहुत ही, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस में हुए थे, बहुत रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली वो पुअर केयर या पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल से एसोसिएटेड है। नो, दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह बहुत ही अच्छे, जिनको हम मानते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स में भी केसेस हुए थे, क्लस्टर्स में हुए थे, यानी हॉस्पिटल, मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल से ही वो लिंक्ड हैं। तो कोविड में, पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान जिन पेशेंट्स को ये इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो तो जाहिर है कि ऑलरेडी कोविड के जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या ट्रीटिंग जो इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ संपर्क में है। और सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो खासकर जो कोविड को ट्रीट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के दौरान भी और डिस्चार्ज के बाद भी वो पेशेंट से संपर्क में है। और ये सरकारी गैर सरकारी दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। मोस्ट, इनफैक्ट ऑल हॉस्पिटल्स आर गिविंग एक्सेलेंट फॉलोअप सर्विसेज। तो इसलिए आप उन फिजिशियन से या उन इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें जहां आपका ट्रीटमेंट हुआ है। मैं डॉक्टर राजीव लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर समीर, आपके पास आ रहा हूं। और डॉक्टर समीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोविड किसी को नहीं हुआ है तो क्या चांसेस हैं कि उसे ब्लैक फंगस हो जाए या म्यूकल हो जाए, या फिर ये मैंडेटरी है कि जिसको ब्लैक फंगस होगा इसका मतलब उसे कोविड हुआ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कोई भी पैंडेमिक होती है, कोई भी महामारी होती है, तो हम उसको उस चीज से कनेक्ट करते हैं। अभी अगर आपको बुखार भी होगा तो पहले कहा जाएगा कि ये कोविड की तरफ इशारा करेगा। ठीक बात। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वैसे ये रेयर होता था, बट इस समय केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और ज्यादातर उन केसेस में देखा गया है जो हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज रही हो, इस तरह की कोमॉर्बिड रही हो, जो
ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिनका स्टेरॉयड डोज चली हो, तो उससे कोरिलेट हो रहा है। इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं जिसमें हमने अभी रेडियोलॉजिकली म्यूकर माइकोसिस वगैरह देखा है। तो ये इसीलिए जो बार बार हम कह रहे हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट होना है। बाकी अगर आपको इस तरह का कुछ भी डाउट लगता है, जो सिम्टम्स अभी बताए गए हैं पैनल में, इस तरह के आपको कोई सिम्टम है, और अभी ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद आ रहे हैं और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज्ड भी आ रहे हैं, जो लॉन्ग काफी टाइम तक जो हॉस्पिटल में उनमें भी आ रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर समीर लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर चतुर्वेदी आपके पास आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल सर, घर में हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में सर इम्यूनिटी बूस्टअप करने का एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा तरीका है, और वो है छोटे छोटे बच्चे, उनकी किलकारियां, उनकी मुस्कान। आप कितने भी थके हुए हों, आप जाइए अपने बच्चों के पास, उनसे लाड़ करिए, दुलार करिए, वो अपनी मीठी हंसी से आपको खुश कर देते हैं, तनाव मुक्त कर देते हैं। लेकिन अब उन्हीं बच्चों के लिए पेरेंट्स परेशान हैं। उनको लगता है कि पहली दूसरी वेव में तो बच्चे बच गए, लेकिन जिस तीसरी वेव के बारे में इशारा किया जा रहा है और खबर यह आ रही है कि बच्चों को ज्यादा संक्रमण हो सकता है, ऐसे में हम अपने भविष्य, अपने नौनिहालों, जिगर के टुकड़ों को कैसे बचाएं सर? देखिए, पहली बात तो ये है, ये बच्चे एक तरह से लकी थे कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल ये संक्रमण देख लिया है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्सों के साथ कुछ सीखा है कि कैसे फैमिली जो है सावधानी बरतती थी, कैसे करती थी, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है। बच्चे जो है बड़े आसानी से फॉलो करते हैं, बड़े लोग फॉलो नहीं करते, और जो उम्र के वृद्ध लोग हैं वो और भी कम फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, लेकिन बच्चे इन मामलों में डिसिप्लिन है, और स्कूल से भी उनको डिसिप्लिन मिलता है। आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन मिलता है। तो बच्चे खास तौर पे उनको सिखाना बड़ा आसान है कि अब हाथ धोइए, आप मास्क पहनिए, बच्चों दूसरे बच्चों से दूर रहिए, और भी खेलने के तरीके हैं वो रखिए। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना कि बच्चों में थर्ड वेव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कई देशों ने तो वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है बच्चों के लिए। हमारे देश में भी आज न्यूज में था कि बातें चल रही हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन, इसका इलाज एक वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन से उसका जो रिस्क है वो कम हो सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए बहुत ही दुविधा वाला टाइम है। बाहर खेलेंगे वो तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ खेलेंगे, खुश रहेंगे तो उसकी इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी। अब वो सब नहीं हो पा रहा है, लेकिन घर के ही माहौल में रहते हैं, घर में ही जो है उनको जिस चीज से खुशी मिले, जिस चीज में उनको सुख मिले, एक बैलेंस्ड लाइफ रखें, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। बच्चों के लिए खास तौर पे अच्छा खाना पीना, पोषण, दूध वगैरह जो कुछ भी उनको अच्छा लगे वो करेंगे तो उनसे उनका भय जो है कम रहेगा। लेकिन तीसरे वेव में क्या होगा, जैसे आपने कहा ना, बच्चों को उतनी चिंता नहीं होगी, बच्चों के माता पिता को चिंता खा जाएगी, क्योंकि वो स्वाभाविक भी है, वो चाहते हैं कि ना हो। इसके लिए भी ध्यान रखें, माता पिताओं को बहुत जरूरी है कि वो अपनी सावधानी बरतें, और ये बात जो है अपने बच्चों में भी दें कि कैसे उनको सावधानी बरतनी है ना। तो इससे जो है हम विश्वास करते हैं कि इसका प्रकोप उतना अधिक नहीं होगा थर्ड वेव, और तब तक वैक्सीनेशन भी बच्चों को लग जाएगी। यही प्रार्थना और यही दुआ करते हैं हम। डॉक्टर दासगुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जैसा अभी आपने सुना सीनियर साइकेट्रिस्ट को, डॉक्टर चतुर्वेदी को, डॉक्टर राजीव दासगुप्ता, मैं आपसे एक सवाल अब ये पूछने वाला हूं कि अगर छोटे छोटे बच्चे इस डिबेट को देख रहे होंगे या इस चर्चा को देख रहे होंगे तो हो सकता है वो खुश हो जाएं, लेकिन मेरा सवाल बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए। मेरा सवाल ये कि क्या अब हम जिंदगी के उस मोड़ पर आ गए हैं कि देखिए, इम्यूनिटी तब बढ़ती है जब हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। अगर किसी को गाना गाना पसंद है तो आप गाइए गाना, आप खुश रहिए। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करिए, खुश रहिए। क्या अब वो स्थिति आ गई है जिंदगी के इस मोड़ पर कि हमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में टेंशन, स्ट्रेस से ज्यादा हमें अलाउ करना चाहिए कि बच्चे को जिस चीज में उसकी हॉबी है, जिस चीज में उसका मन लगता है, उसे वो करने दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, पढ़ाई होती रहेगी। सबके साथ इस वक्त यही हो रहा है, पढ़ाई अगर बिगड़ रही तो सबकी बिगड़ रही है। ये हो सकता है कि हर माता पिता के मन में सवाल हो इस वक्त। जी बिल्कुल, और कई देशों में, कई राज्यों में, हमारे देश में भी जो पास फेल की चिंता जो है वो बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया गया है। कई जो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो खैर एक हिसाब से इसलिए कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल हिसाब है उसके हिसाब से वो उल्टा बोल रहे हैं कि पढ़ाई रहने दीजिए। जिसकी आप बात कर रहे थे कि बच्चों को जिस चीज में लगाव है उसको
उसको एक चांस दीजिए पूरी तरह से उसको करने का, एंजॉय करने का, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, पर फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे। जहां तक वैक्सीन्स के सवाल है, हमारे देश में इस समय बच्चों के लिए वैक्सीन इज स्टिल नॉट ऑन द होराइजन, क्योंकि हमारे जो बहुत बहुत बड़े संख्या में जो पॉपुलेशन है ओल्डर एज ग्रुप्स की, वो नेचुरली प्रायोरिटी है, वहाँ मोर्टेलिटी ज्यादा है। जबकि इस बार भी तुलना में पीडियाट्रिक केसेस, इवन नियोनेटल केसेस ज्यादा है, कुछ वो इंटेंसिव केयर की भी जरूरत पड़ चुकी है, लेकिन ओवरऑल वो कम है, ओवरऑल बता रहा हूँ। नेक्स्ट वेव में एक पॉसिबिलिटी है कि बच्चों की संख्या या तुलना में वो ज्यादा हो, लेकिन वैक्सीनेशन इस समय हमारे देश में ये प्रायोरिटी नहीं है, या प्रायोरिटी कैटेगरी में अभी भी नहीं है। लेकिन कई देशों का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर एजुकेशन को रिज्यूम करना है, एजुकेशन मीन स्कूल एजुकेशन को अगर रिज्यूम करना है, वहाँ बच्चों से एक दूसरे से इन्फेक्शन जरूर हो रहा है, वो होगा भी। तो कई ऑल्टरनेटिव मॉडल्स उन्होंने ट्राई किया है, स्टैगरिंग या क्रिएटिंग बबल्स, इस तरह का, पर वो खास सक्सेसफुल नहीं रहे जब तक ओवरऑल इन्फेक्शन नीचे ना आ जाए। हमारे यहाँ भी आपको पता है क्लास 10, क्लास 12 या हायर क्लासेस खुल गए थे, पर उसमें फिर रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो इसलिए बच्चों में एग्जैक्टली स्कूल सिस्टम कब रिवाइव होगा, कैसे रिवाइव होगा, ये कहना मुश्किल है जब तक ओवरऑल कंट्रोल ना हो। नहीं, बात आपने ठीक है डॉक्टर दासगुप्ता, और इसका लाइव एग्जांपल ये है कि जो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं उंगलियों पे गिना दूंगा, और मैं दावा करता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को 17 या 18 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा है, उसे 17 या 18 साल का होने तो दीजिए, वो आपको 51 का पहाड़ा सुना देगा, यह मेरा दावा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको खुश रखना है, आपको खुश रहना है, बिल्कुल इससे दूर रखना है। बच्चों को यूट्यूब पर, बाकी चीजों पर वो दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं, मेरा मतलब क्रिएटिविटी और बाकी चीजों से है, लेकिन उन पर इस बात की छाया मत पड़ने दीजिए कि आपके चाचा की, मौसी के, फूफा के, ताऊ का लड़का गुजर गया। वो उसको नहीं पता इतना लंबा रिश्ता, लेकिन अगर वो सुनेगा तो नेगेटिविटी उसके मन में आ सकती है, जिसे हमें अपने बच्चों से दूर रखना है। डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर भाटी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, सर देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त लैब्स पर भी बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा लोग टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन घर में वो कौन सी आदतें हैं कि आज अभी से अगर हम लोग अपना लें तो लैब्स पर भी कुछ लोड कम हो, लोग बीमार भी कम पड़े, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो उनकी। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली जरूरी है, क्योंकि खाली हम शहरों की बात नहीं कर रहे, गांव की भी बात कर रहे हैं, और इस समय सबसे ज्यादा जो छोटे शहर है, गांव है, वहां तक भी ये फैल गया है। तो आप टेस्ट के लिए तुरंत ना भागें। अगर आपको सिम्टम आए हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, उसके बाद टेस्ट, तो अगर लगेगा क्लासिकल सिम्टम है तो आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। वेट ना करें कि मैं टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट में पॉजिटिव आएगा, फिर मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। हो सकता है टेस्ट के अंदर आए भी नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसको पहले समझना जरूरी है, पहली बात, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है जो छोटे शहर है और जो गांव है, वहां पर वो उनको लगता है कि मुझे टाइफाइड है, या उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और बीमारी है, और वो गलत अपना ट्रीटमेंट उस तरह से करते रहते हैं। उसके बाद उनकी खांसी बढ़ जाती है, उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो उनको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि कोई भी सिम्टम आए, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज टाइम से कराना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इलाज इस बार टाइम से नहीं हो रहा, तभी वो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है, और तभी वो जो संक्रमण है पूरे परिवार के अंदर फैल रहा है। तो होते ही सिम्टम अपने आप को आइसोलेट करें। अब बात आ गई इम्यूनिटी की, कैसे बढ़ाना। देखिए, इम्यूनिटी की हम दोनों ही तरह से आज बात कर रहे हैं कि हमें फिजिकल इम्यूनिटी भी ठीक करनी है, शारीरिक तौर पर भी, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मानसिक तौर पर भी इम्यूनिटी बहुत ठीक करनी है। इस बार इतना ज्यादा एंजाइटी देखी गई है लोगों के अंदर, इतनी ज्यादा एंजाइटी देखी गई है, सबको लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद मेरा बचना ही मुश्किल। तो इस तरह की थॉट हमें नहीं लानी है। बहुत सारी नेगेटिव जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उनको नहीं सर्कुलेट करना, उस पर ध्यान नहीं देना है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट टिप है कि आपको सुबह टाइम से उठना है। अब लॉकडाउन है तो लोगों को लगता है कि नहीं, अभी तो कोई ऐसा काफी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, शहरों की बात करें तो, या और भी है, तो उन्होंने अपना शेड्यूल खराब कर दिया है। तो आपको अपना शेड्यूल खराब नहीं करना है। सुबह वही आपको टाइम से उठना है, अपना रूटीन आपको बिल्कुल उस तरह से ठीक से रखना है।
कोई भी इस तरह की घर पे रहते हैं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आपको हेल्दी मतलब एकदम संतुलित भोजन आपको करना है। और उसके बाद एक चीज है कि लगता है लोगों की नहीं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम सोशल नहीं हो पा रहे। तो ठीक है, सोशल नहीं हो पा रहे, आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे, पर आजकल तो बहुत सारे जरिए, आप वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने रिश्तेदारों से बात करिए। बिल्कुल आप उस तरह से भी डिजिटली भी सोशल रह सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नींद पूरी ठीक तरीके से लीजिए। कई बार लोग दिन में सोते रहते हैं, फिर रात को उनका लेट नाइट अपना रूटीन सारा खराब कर लेते हैं। तो दिन में आपको सोने की जरूरत नहीं है, दिन में अपना शेड्यूल आप उसी तरह से रखिए। सेम जो जिनको पॉजिटिव हो गया और जो होम क्वारंटाइन है उनके लिए भी इसी तरह का शेड्यूल है कि उनको भी यही सब कुछ ध्यान रखना है। दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। आप दिन की शुरुआत ठीक करेंगे तो पूरा दिन आपका ठीक रहेगा। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हंगरलेस ईटिंग नहीं करनी है कि भूख भी नहीं लग रही और आप खाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाहर का खाना बहुत बारीक बातें बताई डॉक्टर भाटी आपने। तला हुआ, और जैसा फ्राइड, हमारे ऑयली चीज। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि देखिए सात्विक रखिए चीजें, तामसिक राक्षसी करेंगे तो फिर भुगतना भी वैसे ही पड़ेगा। और रही बात साइकी की या साइकेट्रिस्ट की, तो इतना समझ लीजिए छोटा सा मूल मंत्र है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब ठीक हो जाएंगे। इमरान हो, संजय हो, चाहे हो हरजीत, तो सब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमको बड़ा पॉजिटिव रहना है। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राजीव, अगला सवाल जो मेरा है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। सर, इस देश में जहां हर 5-6 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है, वो चाहे माइल्ड डायबिटिक है या हाई डायबिटिक है, उसको अपना ख्याल कितना रखना है, ये जानते हुए कि जौ यानी जबड़े और आंखों में ब्लैक फंगस का क्या असर है वो हम देख रहे हैं, तो उसे अपना कैसे ख्याल रखना है, डायबिटीज कैसे मेंटेन रखनी है, उस पर मेरा आपसे सवाल है सर। जैसे हमें मालूम है कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का, और डायबिटीज हमारे देश में जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो उम्र के साथ साथ होता है, वो रिलेटिवली कम उम्र में शुरू होता है। तो यानी जो 30 या 40 की उम्र के जो लोग हैं उनमें भी काफी संख्या में डायबिटीज हमें मिलती है। और ये हम पिछले साल से शुरू से ही देख रहे हैं कि कोविड में अगर वो बाकी कोमॉर्बिडिटीज के साथ कंबाइंड होता है तो वो एक ज्यादा खतरनाक रूप लेता है और उसमें मृत्यु का शंका भी बढ़ जाता है। इसके साथ अब ये जुड़ गया म्यूकोरमाइकोसिस का जो डर है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि वो बहुत कम संख्या में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके डायबिटीज है तो होना ही है। दो चीज हैं, एक तो डायबिटीज अगर कंट्रोल में रहेगा तो उसके ऊपर भी आपको कोविड हो तो उसका जो आउटकम है वो डेफिनेटली बेटर है। और उल्टा भी है कि पोस्ट कोविड भी डायबिटीज बिगड़ रहा है। तो इसलिए फॉलोअप पीरियड में बहुत जरूरी है कि जो कोविड के ट्रीटिंग फिजिशियन हो या आपके जो डायबिटीज के जो ट्रीटिंग फिजिशियन हो उनसे संपर्क रखें और पोस्ट कोविड भी शुगर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें। ये दोनों तरफ ये जरूरी है, कोविड से पहले भी, क्योंकि कोविड हम में से किसी को हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है, और अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तो कोविड का आउटकम डेफिनेटली बेटर। डॉक्टर अजीब, ये बड़ा कंफ्यूजन है, एक बहुत अहम सवाल इस वक्त मेरे मन में आया सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, पहले उनकी डायबिटीज कंट्रोल में थी, उनको फास्टिंग में 80, 90, 95 तक रीडिंग रहती थी, लेकिन कोविड के बाद जब उनकी रीडिंग 110 तक आई तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि उन 15-20 दिन के आइसोलेशन पीरियड में, क्वारंटीन में, जो उन्होंने घर में बैठकर आराम से खाया बिना एक्सरसाइज के, उसकी वजह से यह बढ़ा है या ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है और उनको सचेत हो जाना चाहिए इसको लेकर? ये दोनों हो सकता है। ऑब्वियसली जो डायबिटिक हैं उनके शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, दिन में 40, 50 या 60 मिनट, और उनके शरीर भी उसी तरह से अब प्रोग्राम्ड हो चुका है। तो इसलिए उसके बिना अगर आइसोलेशन में कोई हो, क्वारंटाइन में हो, ट्रैवल के कारण या माइल्ड डिजीज के कारण, अगर वो 15-20 दिन घर में मीन्स एक ही रूम में जब वो सीमित है तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और वो बीमार भी है। तो उस अवस्था में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंडोर्स भी एक्सरसाइज करेंगे, तो कुछ तो उसके कारण इसमें फर्क आता है। बट चिंता की बात वही है कि कोविड
बीमारी भी इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और उसके इमीडिएट पोस्ट कोविड भी इफेक्ट्स होता है, और लॉन्ग कोविड की जो हम बात कर रहे थे शुरू में, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो है भी। तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी है, पर बात घूम फिर के वही है कि जो आपके डायबिटीज की ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनसे संपर्क में रहें, उनके सलाह से, उनके इलाज के हिसाब से आप चलें। ठीक, डॉक्टर अजीब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और देखिए, बड़ा दुश्मन वही है जो आपको चौतरफा घेर ले, उससे जंग लड़ने में मजा भी आता है। और यही वजह है कि ये वायरस ऐसा है कि ये चौतरफा आपको परेशान कर रहा है और आपको एक योद्धा के तौर पर इसके सामने आना है। डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा मैंने भी एक छोटा सवाल पूछा डॉक्टर राजीव साहब से कि पोस्ट कोविड इफेक्ट है डायबिटीज का बढ़ना, या वो जो खाना पीना ज्यादा हो गया घर में रहते हुए, वो जो माता पिता ने और पत्नी ने ज्यादा प्यार दिखा दिया आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में, वो उसके चक्कर में ज्यादा रीडिंग आने लगी है। ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खाली बैठे आदमी के दिमाग में घूमते रहते हैं और कहते हैं कि खाली घर दिमाग शैतान का घर। तो कैसे एकाग्र रहें, कैसे एक तरफ ध्यान रखें, सकारात्मकता से आपका मन तन सब भरा रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, उसके लिए मेरे पास 3 सुझाव हैं जी। पहला सुझाव तो ये है कि जैसे इंसान पहले इस तरह के स्ट्रेस को करता था, वैसे ही डील करना चाहिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आ चुके हैं। तो जब पहले जीते थे वैसे डील। दूसरी बात ये है, मनोरंजन बहुत आवश्यक है जी। मन जो है बहुत ही विचित्र है, वो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। और जिसमें देखते हैं आप, अगर माहौल में कोरोना फैला हुआ है तो वही तो लोग करेंगे। तो इसीलिए मनोरंजन के साधन जो है बहुत आवश्यक है। देखिए, पिछले साल जो हुआ, अब सरकार ने रामायण दिखा दी, महाभारत दिखा दी, अब कुछ बचा नहीं है देखने के लिए। आईपीएल था, वो भी हो गया। तो मनोरंजन के साधन कुछ नहीं है। तो मैं आपसे मीडिया से ये गुजारिश करूंगा कि न्यूज के बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन रखिए, ताकि लोगों का थोड़ा मन हल्का फुल्का रहे। तीसरी बात यह है कि देखिए, हमारे देश में योग है, मेडिटेशन है, कई और बड़ी पूजा पाठ है, इनको लोग कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान रखना है, नेगेटिव गलत चीजें ना करें। दारू ना पिए, अल्कोहल ना लें, और सिगरेट का सेवन ना करें, तंबाकू ना खाएं। इन चीजों से थोड़ी देर के लिए हो सकता है कष्ट कम हो जाए, लेकिन इसके बाद वह एक और नई बीमारी हो जाएगी। अल्कोहल से इम्यूनिटी कम होती है, टोबैको से इम्यूनिटी कम होती है। ये अच्छी चीज नहीं है, इनकी आदत बन जाती है। तो जो गलत चीजें हैं उनको ना रखें, और जो अच्छी चीजें हैं उनको उनका योगदान जो है उसका ध्यान रखें और उन चीजों को करें, ताकि मन जो है खुश रखना, मन को खुश रखना एक कला है और हर इंसान अपनी कला को जानता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी थोड़े समय पहले, जिनको गाना अच्छा लगता है गाएं, जिनको सुनना अच्छा लगता है वो सुने, जिनको और कोई क्रिएटिव चीज करनी है वो करें, आर्ट करें, बच्चों के साथ खेलें। ऐसी अगर देखें तो बहुत चीजें हैं जिसको फॉलो करें तो उनमें एक सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, और इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ने और जो है मन खुश रहेगा और प्रसन्न रहेगा। ठीक, देखिए, ये एक सीनियर साइकेट्रिस्ट ने आपको वो बात बताई है जो आप बाकायदा पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर एक मोटी फीस चुकाते हैं और उसके बाद आपको इससे आधी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये इतने काम की बातें आपको डॉक्टर्स हमारे यहां बता रहे हैं, और मैं बार बार आप तीनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप ऐसे वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं जब आपकी गाइडेंस की, आपकी कंसल्ट की बहुत जरूरत है। सर डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और डॉक्टर भाटी, मैंने दोनों हमारे डॉक्टर से सवाल पूछा, मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है सर, डॉक्टर्स भी इस वक्त, मुझे नहीं पता कि कितना कंफर्म है या कंफ्यूज है, वो खुद सिम्टम्स को लेकर परेशान है, क्योंकि उनके पास हर तरह का पेशेंट होता है। एक ऐसा पेशेंट भी है जो एक रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, उसके लिए लॉकडाउन में घर में रोटी का जुगाड़ करना भारी है, वो उसको कैसे महंगे टेस्ट लिख दे। या ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत संभ्रांत परिवारों से हैं, उनको टेस्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर्स भी आप ही लोगों को देखकर सीख रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये तीनों पैनल में जो आप बैठे हुए हैं, तीनों डॉक्टर्स, आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आप तीनों ने आपस में भी एक दूसरे से सीखा होगा, ग्रहण किया होगा। तो मैं बाकी डॉक्टर्स के लिए भी आपसे कुछ टिप्स मांग रहा हूं सर। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, जैसे अगर अभी बात करें ओवरऑल की टेस्ट
कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। या आप बात कर लीजिए गांव की भी, गांव में वो जो शहर वाली स्ट्रेटेजी है वो तो हम अपना नहीं सकते। गांव में जहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो वहां हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? क्या गांव में हम पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे? जो जिस तरह से यहाँ पर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट करके फॉलो अप लेते हैं पेशेंट का, CRP, डी डाइमर, इस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या गांव में एक्सरे CT स्कैन हो सकता? नहीं। तो इसलिए जो टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है वो हर जगह अलग अलग होगी। डॉक्टर भी इस तरह से उनको बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर उनको लग रहा है ऐसा सिम्टम है पेशेंट को, जो माइल्ड वाले पेशेंट है उनका तो माइल्ड सिम्टम उस तरह से ट्रीट करना है। अब सबसे पहले आप सिम्टम को लेकर चलिए। इस बार वेव चेंज हुई है, थोड़े बहुत सिम्टम ऐड हुए हैं नई तरह के। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी तरह के सिम्टम किसी पेशेंट को आएंगे। हो सकता है उसको सिर्फ सर दर्द हो सकता है उसको सिर्फ बॉडी एक हो सकता है उसका सिर्फ गला ही खराब हो सकता है उसको सिर्फ लूज मोशन ही हो सकता है उसको स्टमक में पेन ही हो, ऐसा कुछ भी सिम्टम हो सकता है। पर कोई भी सिम्टम आए, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पहले ध्यान देना है कि ये वही है। उसके बाद जो माइल्ड वाले लोग हैं उनको सभी तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो आपके कोमॉर्बिड वाला पेशेंट है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की। कोमॉर्बिड का मतलब जिनको कोई और भी गंभीर बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग तरीके से होगा। अब जो आपने बात हुई कि वो एक कैटेगरी है पुअर वाली, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनको उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। ओवर मैनेज ट्रीटमेंट तो सबको ही देना है, जरूरी नहीं कि उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट करना है। मतलब वो आपको सिम्टम्स ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि 10,000 का अगर कोई टेस्ट है और उसकी दवाइयां 700 रुपए की हैं, तो टेस्ट करा के दवाइयां देने से बेहतर अगर आपको अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है कि वो पॉजिटिव है या वो इससे जूझ रहा है और 700 रुपए की दवाई खा के अगर वो ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर्स उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ये आप एक्सपर्ट्स हमने इसलिए बैठाए थे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर दासगुप्ता, डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है उन तमाम लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जो कुछ सवाल अपने मन में लिए हुए हैं, जवाबों के लिए भटक रहे थे। तो आज हमने उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। अगर आप कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तब भी आप खतरे में हैं। जी हां, हम आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दरअसल कोरोना संकट में सामने आ रहे मामलों से जाहिर है कि कोरोना संक्रमण आपके शरीर पर घातक असर छोड़ जाता है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि कोरोना वायरस आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। नतीजा, कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई मरीज मल्टी सिस्टम हाइपर इन्फ्लेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई मरीजों में मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ रहा है। हम अपने खास प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के शरीर पर किस तरह का असर छोड़ जाता है, पोस्ट कोविड इफेक्ट से निजात कैसे पाएं, क्या एहतियात बरतनी जरूरी है। आज इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल आपके मन में है, लेकिन उन सवालों के अलग अलग जवाब आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से सुनने को मिल रहे हैं, जो कि क्रेडिबल, ऑथेंटिक नहीं है, जो विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे जो आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो ना केवल आपको यह कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है, बल्कि आप फौरन फोन लगाएं उन अपने तमाम रिश्तेदारों को जो कोविड पॉजिटिव थे और उनके मन में भी यही सवाल हैं, और उनसे कहिए कि फौरन वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखें, क्योंकि आज इन्हीं सवालों के बहुत अहम जवाब आपको मिलने वाले हैं। पोस्ट कोविड इफेक्ट पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि KGMU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग प्रोफेसर प्रशांत गुप्ता इस पर क्या कहते हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद लोगों के सामने अब ब्लैक फंगस एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी पर कैसे इसका इलाज और इसकी दवा कैसे कारगर होगी, इसका पता लगाने के लिए KGMU को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रशांत गुप्ता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर ये कैसे क्या है और कौन सी बीमारी है, मतलब इसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। देखिए, ये जो बीमारी है ये एक तरह का फंगस होता है जिसको हम लोग म्यूकर बोलते हैं, और म्यूकर के अलावा और भी कई सारे